नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं अजय मिश्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। बजट में टैक्सेशन को लेकर के कई अहम प्रावधान किए गए हैं। आयकर दाताओं के लिए बजट में नए टैक्स स्लैब का प्रस्ताव किया गया है। ये नए नियम तब लागू होंगे जब आप अगले साल का आयकर रिटर्न दाखिल करेंगे। इसी तरह से कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। कैपिटल गेन टैक्स की पूरी दुनिया ही अब बदल गई है और हमारे और आपके लिए ज्यादा सरल हो गई है। इस खास प्रोग्राम में इन बदलावों का हमारे और आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा, समझने के लिए जुड़ेंगे बहुत ही खास मेहमान। डीडी न्यूज स्टूडियो में इस वक्त आ चुके हैं सीबीडीटी चेयरमैन श्री रवि अग्रवाल जी। लेकिन इससे पहले कि इस चर्चा की शुरुआत करें, एक कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि बजट में कैपिटल गेन टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में कौन से बड़े फैसले लिए गए। रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन को लेकर के सोशल मीडिया पर भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। डीडी न्यूज के साथ विशेष पैनल में कल राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा जी ने बताया कि नई व्यवस्था से लोगों को फायदा होगा, नुकसान नहीं। आइए समझते हैं इस खास रिपोर्ट में, उसके बाद आपको विशेष चर्चा पर ले चलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कैपिटल गेन टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव का ऐलान किया। किसी भी परिसंपत्ति को बेचने से जो आपको फायदा होता है, आपको उस फायदे पर सरकार को टैक्स देना होता है, जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। कम अवधि में होने वाले फायदे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लंबी अवधि में होने वाले फायदे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। आपको बता दें कि सोने चांदी, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, शेयर बाजार में लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए लॉन्ग टर्म की समय सीमा अलग अलग थी और कैपिटल गेन टैक्स की दरें भी अलग अलग थी। अब बजट में कैपिटल गेन व्यवस्था को सरल बनाते हुए कैपिटल गेन की समय अवधि में बदलाव किया गया है। शेयर बाजार में लिस्टेड शेयर्स के लिए 1 साल और दूसरी परिसंपत्तियों के लिए अब 2 साल लॉन्ग टर्म होगा। इसके साथ ही अब देश में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर एक ही कर दी गई है। अब देश में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% है। ध्यान रहे कि कैपिटल गेन टैक्स की व्यवस्था बजट पेश होने के तुरंत बाद लागू हो चुकी है। अब सबसे ज्यादा लोग प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कैलकुलेशन में जुटे हैं। दरअसल पहले प्रॉपर्टी पर 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, जिसमें इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था। इंडेक्सेशन समय के साथ महंगाई के असर को शामिल करते हुए वास्तविक रिटर्न को मापने का तरीका है। सरकार हर साल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जारी करती है, जिसके आधार पर महंगाई के असर को नापा जाता है। अलग अलग समय सीमा के साथ ये फॉर्मूला पूरी कैलकुलेशन को काफी पेचीदा बना देता था। आम आदमी बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के ये कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता। लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने इंडेक्सेशन के झंझट को खत्म कर दिया है। अब 23 जुलाई के बाद प्रॉपर्टी बेचने पर आपको इंडेक्सेशन के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा और प्रॉपर्टी की बिक्री पर जितना फायदा हुआ उस पर 20% के बजाय केवल 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। सरकार का मानना है कि इससे तकरीबन सभी तरह के मामलों में करदाताओं को फायदा होगा। आप बताओ 2005 आपने कब प्रॉपर्टी खरीदी थी? बोला साहब 2005 में। किस रेट पे खरीदी थी? बोला साहब 20 लाख रुपए में खरीदी थी। मैंने कहा आज के दिन में उसकी क्या वैल्यू होगी? बोला साहब 2 करोड़ रुपया। साहब मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा नहीं। मैंने कहा देखो आज भी अगर तुम बेचते तो नहीं मिलता, लेकिन जो है तुम बहुत खुशनसीब हो कि ये आज बजट आ गया, तुमने इससे पहले नहीं बेचा। क्योंकि अगर तुम बेचते तो मेरे अनुमान में ज़्यादा होता। कहता कैसे? मैंने कहा देखो पिछले 19 वर्ष में 2005 में जब तुमने खरीदा जी। और आज 3 गुना इंडेक्स जो है बढ़ा है। मतलब 20 लाख रुपया जो था उसको हम इंडेक्स करेंगे, 3 गुना करेंगे तो 60 लाख रुपया हुआ। तो 2 करोड़ पे अब तुम्हें कितना टैक्स जो है इंडेक्सेशन के साथ देना पड़ता? कहा साहब 2 करोड़ में से 60 लाख निकाल दीजिए, 1 करोड़ 40 लाख हुआ। 1 करोड़ 40 लाख रुपए पे मैं 20% देता तो 28 लाख रुपया देता साहब। मैंने कहा आप कितना दोगे? बोला साहब 2 करोड़ में से अब तो मेरे को 1 करोड़ 80 लाख पे देना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्सेशन नहीं है। अब तो जो है 20 लाख ही घटा सकता हूँ। 1 करोड़ 80 लाख पे कैलकुलेटर से निकाल के बोला 22.5 लाख। तो मैंने कहा क्या फायदा हुआ? 5.5 लाख रुपए का उसको फायदा हुआ। आयकर विभाग ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए लिखा, इंडेक्सेशन के बिना नया कैपिटल गेन टैक्स ज्यादातर लोगों को फायदा देगा। अगर 5 सालों में प्रॉपर्टी के दाम 1.7 गुने से ज्यादा बढ़े तो नई रिजीम में फायदा होगा। अगर आपने 10 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी और उसके दाम 2.4 गुने से ज्यादा बढ़ता है तो भी आपको नई रिजीम में फायदा होगा। इसी तरह से 2009-10 में खरीदी गई प्रॉपर्टी के दाम अगर 4.9 गुना या इससे ज्यादा बढ़े तो नई कैपिटल टैक्स रिजीम में आपको फायदा होगा।
अगर प्रॉपर्टी के दाम हर साल 9 से 11% की कम दर से बढ़े हों तो आपको पुराने रेजिम में फायदा होगा, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है। नई कर व्यवस्था में सबसे बड़ा जोर सरलीकरण पर है, जिससे आम आदमी बिना किसी झंझट के आसानी से अपना टैक्स सरकार के पास जमा करा सके। साल 2024-25 के बजट में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सालों से चली आ रही आयकर से जुड़ी पेचीदगियों को आसान बनाने के लिए सरकार अगले 6 महीनों के भीतर पूरी आयकर व्यवस्था की समीक्षा करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आपने देखा कि राजस्व सचिव ने कितनी आसानी से समझाया कि किस तरह से जो नया कैपिटल गेन टैक्स रिजीम है वो प्रॉपर्टी से जुड़े जो लेन देन है उस पर कैसे करदाताओं को फायदा। एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं, उसी बात को रिएटरेट करते हुए। शायद जब वो बोल रहे थे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कैपिटल गेन का गणित जो उन्होंने समझाया कि मान लीजिए किसी ने साल 2005 में प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी 20 लाख कीमत थी, और आज 2024 में जब आप उसको बेचने जाते हैं तो उसकी कीमत मान लेते हैं कि 2 करोड़ रुपए हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं प्लीज। साल 2005 में प्रॉपर्टी, देखिए 24 में अगर आप बेचने गए तो ये 2 करोड़ हो गई है। तो आपने 20 लाख में खरीदी और 2 करोड़ हुई, तो आपको जो फायदा हुआ वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए का हुआ। अब देखिए 19 सालों में जो सरकार की अभिव्यवस्था है, इंडेक्सेशन किया जाता है जिससे कि जो इन्फ्लेशन है उसके असर को उस प्रॉपर्टी की कीमत में इंक्लूड किया जा सके। अब ये 19 सालों में इंडेक्सेशन के हिसाब से 3 गुने का इजाफा हुआ, तो जो 20 लाख की प्रॉपर्टी थी उसकी वर्तमान कीमत इस वक्त 60 लाख होगी। तो 60 लाख और जो 2 करोड़ में से अगर आप 60 लाख घटाते हैं तो 1 करोड़ 40 लाख पर 20% का भी आपको टैक्स देना पड़ता है। इंडेक्सेशन का जब आपको फायदा मिलता है उसके हिसाब से ये जो टैक्स है 28 लाख बनता है। लेकिन नई रिजीम में जब आप सीधे सीधे 2 करोड़ से 20 लाख को घटा देते हैं तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए की आपका जो कैपिटल गेन हुआ, अब केवल 12.5% का टैक्स देना होगा, जो कि 22.5 लाख रुपए होता है। यानी पहले 28 लाख की बजाय अब केवल 22.5 लाख रुपए का आपको टैक्स मिलेगा, यानी आपको 5.5 लाख रुपए का फायदा होगा। इसी जो उदाहरण है उसको एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए 10 साल पहले 100 रुपए की प्रॉपर्टी, और उसके बाद जो इंडेक्सेशन है उसमें कैलकुलेट करके बताया गया है कि अगर मान लीजिए ये सेल वैल्यू 400 रुपए होगी, यानी 100 रुपए की वैल्यू 404 गुना बढ़ गई है, और रिटर्न उसमें करीब 14.9% हर साल का आपको आपकी प्रॉपर्टी पे मिलता है। तो पुराने रिजीम में जो टैक्सेशन था करीब वो 49.8 आपको देना पड़ता, जो कि नए टैक्स रिजीम में 37.5 पर आ गया है। तो यहाँ भी आपको देखिए कि फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आप दूसरी वैल्यू 300 यानी 3 गुना अगर बढ़ोतरी होती है तो आप देखिए 29.8% और यहाँ पर 25, तो ये भी आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडेक्सेशन का जो फैक्टर है आप समझने के लिए, जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 2024-25 का 363 सरकार ने निर्धारित किया, और 2014-15 का 240, उसको फिर इंडेक्सेशन फैक्टर के हिसाब से आप इन्फ्लेशन का जो असर है उसमें इंक्लूड करते हैं। तो जो नया कैपिटल टैक्स रिजीम है, किस तरह से जो आम आदमी है प्रॉपर्टी के लिहाज से उसको फायदा होता हुआ दिखाई देता है। इस पर हम ज़्यादा चर्चा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है कि हर आम खास को ये समझ में आ जाए कि जो नई टैक्स रिजीम है वो किस तरह से कैपिटल गेन की व्यवस्था आपको फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार हमारे साथ होंगे सीबीडीटी चेयरमैन श्री रवि अग्रवाल जी, जो कि बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और जितने भी भ्रम है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। छोटा सा ब्रेक। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। तो चलिए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का। इस वक्त स्टूडियो में पधार चुके हैं रवि अग्रवाल जी। बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि दूरदर्शन का परिवार बहुत बड़ा है और हमारे जो दर्शक हैं वो गांव के कोने कोने में प्रवास करते हैं और सभी लोग समझना चाह रहे होंगे कि ये जो नया कैपिटल गेन टैक्स है उनको किस तरह से प्रभावित करेगा। तो बहुत ही आसान भाषा में सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसके पीछे की मंशा, क्यों बदलने की ज़रूरत पड़ी इस पूरी व्यवस्था को जिसको हम कैपिटल गेन कहते हैं सर। जी तो कैपिटल गेंस का जो पूरा स्ट्रक्चर था, जो कैपिटल गेंस टैक्स का पूरा स्ट्रक्चर था, ये कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लेक्स था और ये आवश्यकता महसूस की गई कि इसको हम सरल बनाएं और स्टैंडर्डाइज फॉर्म में इसको रखें जिसमें कि सभी तरीके के जो एसेट्स हैं उसको हम लोग एक यूनिफॉर्म उसका ट्रीटमेंट करें। तो इस दिशा में कैपिटल गेंस में 3-4 पैरामीटर हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। एक है होल्डिंग पीरियड, दूसरा है इंडेक्सेशन, तीसरा है टैक्स रेट और चौथा है क्लास ऑफ एसेट। तो क्लास ऑफ एसेट को अगर हम लेके चलें तो या तो फाइनेंशियल एसेट होगा, चाहे शेयर हुआ, यूनिट ऑफ ट्रस्ट हुआ, या नॉन फाइनेंशियल एसेट होगा जैसे प्रॉपर्टी हुई, गोल्ड हुआ या कोई और एसेट हुआ। तो इस पहले क्या था, पहले जो है चाहे वो प्रॉपर्टी ये फाइनेंशियल एसेट था या नॉन फाइनेंशियल एसेट था, सबके अलग अलग तरीके से उसके ट्रीटमेंट थे जिसमें कन्फ्यूजन होता था। इस बजट में इसको जो ये कैटेगरी ऑफ एसेट्स हैं उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। फाइनेंशियल एसेट्स का एक ट्रीटमेंट है, उसका जो कैपिटल गेंस का एक ट्रीटमेंट हो गया और जो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनका ट्रीटमेंट अलग हो गया। तो पहले हम जो है अगर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें जिसमें प्रॉपर्टी आता है, गोल्ड आता है या और तरीके के एसेट्स आते हैं, उसको पहले अगर हम उसकी चर्चा करें तो उसमें कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था अभी तक, जिसमें कि जिस कॉस्ट पे, जिस दाम पे आपने वो प्रॉपर्टी लिया है, जब लिया है, तो जितने पीरियड आपने होल्ड किया उसको एक इंडेक्सेशन के मल्टीप्लायर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता था और वो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक इन्हांस्ड वैल्यू हो जाती थी। जैसे कि अगर आपने 2001 में कोई प्रॉपर्टी लिया और वो अगर 1 लाख की है और अगर आप 2024 में अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो कॉस्ट जो इंडेक्स है, इंडेक्स कॉस्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.5 टाइम्स से। तो यानी जो 1 लाख था वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो हो जाएगा 3.5 लाख जी। तो ये एक फैक्टर हुआ, उसको हम माइनस करते थे जो सेल कंसिडरेशन है। तो जैसे कि राजस्व सचिव जी ने भी पिछले जो आप वीडियो आपने दिखाया उसमें भी जिक्र किया कि अगर उस प्रॉपर्टी का दाम जो कि 1 लाख की प्रॉपर्टी थी 2001 में, अगर 2024 में उनको 20 लाख में उसको सेल किया गया तो उसका सेल कंसिडरेशन जो है 20 लाख हो गया। आप 20 लाख को 3.5 लाख से माइनस करेंगे तो आपका कैपिटल गेन जो बन जाएगा वो 16.5 लाख बन जाएगा जी। इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स कितना लगेगा, वो 20%, 16.5 लाख का 20% आप कर दें। जो नए रिजीम में ये देखा गया कि कॉस्ट इन्फ्लेशन जो इंडेक्स है उसको हम अलग कर देते हैं। तो इसलिए अब जो सेल कंसिडरेशन 20 लाख था उसको हम 1 लाख से माइनस करेंगे, तो अब आपका कैपिटल गेन्स बन गया 19 लाख। मतलब बिल्कुल सिंपल कर देगा, जितने में खरीदा, जितने में बेचा, जितने में बेचा उसका माइनस कर दीजिए, वो आपका कैपिटल गेन्स हो गया। वो कोई भी आम आदमी कर सकता है, उसके लिए इंडेक्सेशन की जरूरत नहीं है, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली जी। दूसरा क्या है कि एकदम से आम आदमी को लगेगा कि अरे मेरा तो जो है पहले 16.5 लाख था कैपिटल गेन, अब 19 लाख हो गया, तो मेरी टैक्स जो है लायबिलिटी बढ़ जाएगी जी। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले
जो था पहले रिजीम में 20% थी टैक्स लायबिलिटी, आज जो है 12.5% है। तो अब 12.5% आप 19 लाख पे लगाएंगे और 20% अगर आप 16.5 लाख पे लगाएंगे तो आप पाएंगे कि जो नई कर प्रणाली है वो बेहतर है, उसमें टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम आती है। कैपिटल गेन जो है हो सकता है ज़्यादा हो, जी जी, लेकिन जो लायबिलिटी टू पे टैक्स है जी, तो टैक्स लायबिलिटी है वो कम है। तो ये हमको इसका डिफरेंस समझना होगा इस पूरी प्रणाली को समझने के लिए। कुछ जो है एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं कि साहब ये 10 साल में अगर ये प्रॉपर्टी 2 गुना बढ़ी या 1.5 गुना बढ़ी तो इसमें पुराना रिजीम जो है बेटर था, नया रिजीम जो है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमको जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐसे नहीं करनी चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि वस्तुस्थिति क्या है। 10 साल में या 3-5 साल में प्रॉपर्टी के दाम, एसेट्स के दाम बढ़े हैं और वो 2 गुना नहीं बढ़े हैं, वो 5 गुना, कई गुना बढ़े हैं। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 साल के अगर समय सीमा देखता हूँ तो अगर 2.5 गुना 2.4 टाइम्स अगर प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं या उससे ज़्यादा बढ़े हैं तो नई कर प्रणाली जो है वो फायदेमंद जी फायदा। लेकिन सर इसमें 2001 का क्या मतलब है, जो बेस ईयर था शायद उसको आप लोगों ने किया है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ सर, ब्रेक के उस पर फिर हम देखेंगे कि 2001 से पहले वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका क्या होगा। छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं हमारा खास बजट 2024 टैक्स स्पेशल। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। पता है कैसे गुड़िया स्कूल में आती, कैसे गांव गांव में बिजली आती, कैसे महिलाएं सशक्त बनती, कैसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित होती, कैसे हाईवे और सड़कें एक दूसरे से जुड़ती हैं, कैसे स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचती, कैसे चंद्रयान भारत का तिरंगा चांद पर लहराता, कैसे आपदा में कोई जीवन संजोता, कैसे भारत खेलों में अपना नाम रोशन। लेकिन ये अविश्वसनीय चीज संभव कैसे हो? जो इन सबको संभव बनाता है वो भारत का आयकर दाता है। तो देश हित के लिए निभाएं अपना कर्तव्य। निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए देय तिथि 31 जुलाई 2024 से पहले अपना आयकर रिटर्न अवश्य भरें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आप सभी का, और रवि अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, CBDT चेयरमैन। सर बहुत एक बार फिर से स्वागत है आपका। अब ये सवाल उठता है कि 2001 से पहले की जो लेगेसी प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत पुरानी, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, उस पर ये नया टैक्स रिजीम किस तरह से काम करेगा? जी, तो जो 2001 से पहले की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका वैल्यूएशन 2001 के फेयर मार्केट वैल्यू जो भी उस प्रॉपर्टी की है उसको हम बेस बनाएं, और पहले भी व्यवस्था यही थी, उस व्यवस्था को कोई चेंज नहीं किया गया है। तो इसलिए अगर पहले की प्रॉपर्टी, अगर सपोज किसी ने जो है 1990 में कोई प्रॉपर्टी लिया हुआ है, उसको हम 2001 की जो वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, उस पे उसका वैल्यूएशन करा लें, और फिर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो जो वैल्यूड प्रॉपर्टी है 2001 के रेट पे, उसको कंसिडर किया जाएगा कैपिटल गेन्स को कैलकुलेट करने में। और उसके बाद जितना जिस रेट पे बेचा जाएगा उसको सिंपली जैसे माइनस करके और 12.5% की रेट से जो नई व्यवस्था है उसके हिसाब से। जी बिल्कुल। अच्छा, और ये पहले भी था, ये अब भी है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो इसलिए जो भी प्रॉपर्टी पहले की है, लोगों को कुछ संशय है कि जो पहले वाली प्रॉपर्टी है, कभी किसी ने जो 90 में लिया होगा या 80 में लिया होगा, उस समय जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा क्या उसको कंसिडर किया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी 2001 से पहले की हैं उसको 2001 के रेट पे
आप देख लें, उसमें मूल्यांकन करा लें उसका, और जो भी वो रेट होगा उसी को ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। लेकिन वो मूल्यांकन करने का आधार क्या होगा सर? वो वैल्यूअर से उसका कराया जा सकता है, वैल्यूएशन कराया जा सकता है। अब जैसे गोल्ड है तो गोल्ड का जो रेट है 2001 का वो देखा जा सकता है। प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में भी दोनों चीज़ें हैं, लैंड है या उसके अंदर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसका वैल्यूएशन कराया जा सकता है। पहले भी कराते थे उसको और इस बार भी कराया जा सकता है। तो सर एक चीज़ ये कह रहे हैं कि अगर एनुअल हर साल आपकी जो कीमतें हैं 9 से 11% से कम अगर बढ़ती हैं तो फिर ये शायद नया जो कैपिटल टैक्स रिजिम है वो करदाताओं के लिए उतना फ़ायदा नहीं देगा, ऐसा है क्या? अगर किसी इलाके में मान लीजिए कम रिटर्न मिला है, कम दाम बढ़े हैं, तो फिर इस नई रिजीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा? देखिए प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो 5 साल या 10 साल के अगर समय सीमा के हिसाब से देखें तो प्रॉपर्टी का दाम एवरेज जो है इतना तो बढ़ा है, जैसे 2.5 गुना की जब बात कर रहा था कि 10 साल में 2.5 गुना, हो सकता है किसी साल में कम हो, किसी साल में ज़्यादा हो, वो एक अलग बात है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हर साल उतने % रेट से बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर जो भी बीच में जो होल्डिंग पीरियड है उसमें अगर प्रॉपर्टी के दाम अगर बढ़े हैं और रीजनेबली अगर बढ़े हुए हैं तो भी वो नया रिजीम जो है उसमें बेनिफिशियल होगा। जैसे कि अगर 10 साल में अगर 2.4 टाइम्स अगर प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं तो नया रिजीम बेटर होगा। इसी तरह से 5 साल में अगर 1.75 टाइम्स अगर प्रॉपर्टी के दाम बढ़े मिनिमम, हाँ मिनिमम, तो नया रिजीम बेहतर होगा। 15 साल में अगर प्रॉपर्टी के दाम करीब 5 गुना बढ़े हैं तो नया रिजीम बेहतर होगा। और आपकी कैलकुलेशन क्या बताती है कि कितने % इस तरह से लोगों को फ़ायदा हो सकता है अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से चले तो? देखिए ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, और तो ये एक कहा नहीं आ सकता कि भाई इतने % होगा, बट जो जिस तरह से प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं, ख़ासतौर से रियल एस्टेट के दाम अगर बढ़े हैं, तो मेरा विश्वास ये है कि मैं उसको कोई % नहीं देना चाहूँगा, ठीक, बट ये ज़रूर कहूँगा कि मोस्टली लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। और ये कहानी सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर की है सर, या कोई दूसरे एसेट क्लास के लिए भी ये कहानी लागू होगी, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन करके अब दर्शकों को साझा किया उनके साथ? जितने भी नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स एसेट्स हैं उन सब के लिए ये लागू होगी। मैं एक टिपिकली गोल्ड का एग्जांपल देता हूँ। जी बिल्कुल। गोल्ड जो है 2001 में, सन 2001 में 10 ग्राम करीब 4400 का था। आज की तारीख में वो 2001 से करीब 17-18 गुना वो बढ़ गया है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर हम 24 साल में देखें तो 7-7.5 गुना अगर कोई भी एप्रिसिएशन हुआ है तो फ़ायदा होगा। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि गोल्ड का अगर 18-19 टाइम्स अगर हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है, तो फ़ायदा होगा। चलिए सर, वक्त मेरे पास इतना ही है। चलते चलते ये समझना चाहेंगे कि आगे की दिशा क्या है आयकर की पूरी व्यवस्था को लेकर के, और जो समीक्षा वाली बात कही जा रही है, बजट में भी इसका प्रस्ताव किया गया है, हम किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो इस बजट में और इससे पहले वाले बजट में भी जो नए आयकर प्रणाली है उसके ऊपर इस पे जोर दिया गया, और इस बजट में भी कुछ स्लैब में कुछ परिवर्तन किए गए, बदलाव लाए गए, और उसकी वजह से अगर किसी की 15 लाख की इनकम है तो करीब 10,000 रुपये का उसको बेनिफिट होता है। नई कर प्रणाली में कोई अगर सैलरीड क्लास है तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी 25,000 का उसमें बेनिफिट दिया है। इसी तरह से NPS स्कीम को अगर कोई ऑप्ट करता है, या जो जिसमें जैसे प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं जो सैलरी क्लास है, उसमें भी पहले 10% का उसको डिडक्शन मिलता था, अब 14% का मिलेगा। तो वो भी नई रिजीम में कोई अगर है तो उसमें उसका बेनिफिट है। तो सरकार जो है लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि नई रिजीम में वो आएँ, और वो सिंपल रिजीम है, उसमें कोई डिडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पूरा रिकॉर्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और मैं ये साझा करना चाहूँगा कि करीब आज की तारीख में करीब 66% ऐसे करदाता हैं जो कि नई रिजीम में स्वतः जो ऑप्ट कर रहे हैं। जी अकबर जी,
माफ़ कीजिएगा, वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन आपने कहा कि हम सरलीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, और चाहे वो नई टैक्स रिजीम के ज़रिए हो या फिर कैपिटल गेन जो टैक्सेशन की व्यवस्था है उसमें बदलाव के ज़रिए हो, सेंट्रल पॉइंट यही है कि आम आदमी के लिए पूरी व्यवस्था को सरल किया जाए। आपने वक्त निकाला स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।